प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम अध्याय 6 के इस तीसरे भाग में समझने जा रहे हैं बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को कहते हैं एनडीपी तथा साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को कहते हैं एनडीपी। तो एनडीपी तथा एनडीपी में क्या अंतर है। चलते हैं। क्रमांक नंबर 1 दूसरा है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी और तीसरा कॉलम बनाया है हमने साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। तो एनडीपी और एनडीपी में अंतर। नंबर 1, यह एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग है। एक लेखा वर्ष है, जैसे 2000 से 2021 2021 लेखा वर्ष में किसी देश की, जैसे भारत देश की घरेलू सीमा जहाँ तक जाती है समुद्र के अंदर, हिमालय पर्वत के ऊपर, एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग क्या कहलाता है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। जयराम। एनडीपी क्या होगा। यह एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में कार्यरत उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित आय। यह एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में कार्यरत उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित है, साधन द्वारा अर्जित आय कहलाएगी साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। दूसरा, इसका आकलन बाजार कीमत पर किया जाता है। इसका आकलन कहाँ किया जाता है। बाजार कीमत पर। और इसका आकलन साधन लागत पर किया जाता है। तीसरा, इसके अंतर्गत शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को, और इसका आकलन साधन लागत पर किया जाता है। इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित नहीं किया जाता। सूत्र है एनडीपी बराबरी से एनडीपी धन अप्रत्यक्ष कर ऋण आर्थिक सहायता। एनडीपी बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे। एनडीपी साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ देंगे। अप्रत्यक्ष कर, और क्या घटा देंगे। आर्थिक सहायता। साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का सूत्र है एनडीपी बराबरी से एनडीपी बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी ऋण में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और आर्थिक सहायता को जोड़ देंगे। अब समझेंगे हम राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर कीजिए। राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में क्या अंतर है। तो उत्तर राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर। पहला कॉलम बनाएंगे क्रमांक का, दूसरा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और तीसरा निजी आय प्राइवेट इनकम। क्या है यह। प्राइवेट इनकम। तो पहला पॉइंट है, इसमें सार्वजनिक एवं निजी
दोनों क्षेत्रों की आय सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की आय सम्मिलित होगी, और इसमें केवल निजी क्षेत्र की आय सम्मिलित होती है। प्राइवेट सेक्टर में निजी क्षेत्र की आय सम्मिलित होगी। दूसरा, इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होगी। इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती, और इसमें साधन आय एवं हस्तांतरण आय दोनों शामिल होती है। इसमें साधन आय एवं हस्तांतरण आय दोनों शामिल होगी। तीसरा, राष्ट्रीय ऋण पर बाजार राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, बाजार बोल रहे, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता है। और निजी आय में राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज निजी आय का भाग होता है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज निजी आय का भाग होता है। अगला प्रश्न, निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में भेद कीजिए। निजी आय और व्यक्तिगत आय में अंतर। क्रमांक, निजी आय यानी प्राइवेट इनकम और व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में अंतर। निजी आय और व्यक्तिगत आय में अंतर। तो पहला, व्यक्तिगत आय की तुलना में निजी आय एक विस्तृत अवधारणा है। व्यक्तिगत आय की तुलना में निजी आय एक विस्तृत अवधारणा है और व्यक्तिगत आय एक संकुचित अवधारणा है। व्यक्तिगत आय संकुचित अवधारणा है और निजी आय एक विस्तृत अवधारणा है। विस्तृत, संकुचित। दूसरा अंतर, यह निजी उद्यमों व परिवारों को सभी स्रोतों से आय का योग होती है, और यह व्यक्तियों अथवा परिवारों को प्राप्त होने वाली आय है। तीसरा, इसमें निगम कर, अवितरित लाभ आदि सम्मिलित रहते हैं। निगम कर तथा अवितरित लाभ आदि सम्मिलित होते हैं। इसमें निगम कर और अवितरित लाभ शामिल नहीं होते। निजी आय, राष्ट्रीय आय। निजी आय बराबरी से राष्ट्रीय आय ऋण सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। सार्वजनिक क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय धन समस्त चालू हस्तांतरण निजी आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में से क्या घटा देंगे? सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय और उसमें समस्त चालू हस्तांतरण को जोड़ देंगे। व्यक्तिगत आय बराबरी से निजी आय ऋण निगम कर, अवितरित लाभ, कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारिता आय को घटाकर निजी आय, व्यक्तिगत आय बराबर से निजी आय ऋण निगम कर ऋण अवितरित लाभ। अवितरित लाभ क्या है? निजी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारिता आय को घटाकर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से 5 अंक के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। तो 5 नंबर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आय से आपका क्या आशय है? राष्ट्रीय आय का महत्व बताइए। राष्ट्रीय आय के महत्व के 5 बिंदुओं को समझाइए, यह भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर, राष्ट्रीय आय से आशय, राष्ट्रीय आय विश्लेषण किसी देश की आर्थिक प्रगति एवं विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। राष्ट्रीय आय विश्लेषण किसी देश की आर्थिक प्रगति एवं विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय उत्पादन दोनों ही किसी दी हुई समय अवधि में प्रवाह राशियां है। राष्ट्रीय उत्पादन में किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष समय अवधि में कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह सम्मिलित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में किसी समय अवधि में अर्थव्यवस्था में कुल आय सम्मिलित होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की क्षमता का मापदंड है और यह व्यक्त करती है कि किसी
दी गई अवधि में वस्तु एवं सेवाओं का कितना मौद्रिक रूप में उत्पादन हुआ है। दूसरे शब्दों में समझेंगे हम, राष्ट्रीय आय किसी देश की एक वर्ष की अवधि में आर्थिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त कुल आय होती है। किसी देश की एक वर्ष की अवधि में आर्थिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त कुल आय राष्ट्रीय आय होगी। इस आय में मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ के रूप में किए गए सभी भुगतान सम्मिलित होंगे। तो राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है? तो राष्ट्रीय आय के महत्व को विस्तृत रूप से निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, आर्थिक प्रगति का सूचक। राष्ट्रीय आय से हमें कितनी प्रगति हुई है इसकी सूचना मिलती है। राष्ट्रीय आय विश्लेषण आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि उत्पादन के क्षेत्र में कितनी प्रगति हो रही है। यदि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो यह समझा जाता है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप में प्रगति कर रही है। राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनुमानों के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि देश में साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा महत्व है इसका तुलनात्मक अध्ययन। राष्ट्रीय आय का दूसरा महत्व तुलनात्मक अध्ययन। इस विश्लेषण का उपयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य इत्यादि में तुलनात्मक अध्ययन में किया जाता है। दोनों में तुलना करने में कि कृषि में हम पिछले वर्ष कहाँ थे, इस वर्ष कहाँ हैं, उद्योग में पिछले वर्ष कहाँ थे, इस वर्ष कहाँ हैं, आगे कहाँ जाएंगे, परिवहन, वाणिज्य इत्यादि में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस विश्लेषण की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अन्य देशों के साथ प्रगति स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा चलते हम सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक तो समझेंगे इसको। इस विश्लेषण का उपयोग सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में किया जाता है। उत्पादन कर, बिक्री कर, प्रशुल्क, आर्थिक सहायता इत्यादि से संबंधित नीतियों के निर्माण में सरकार राष्ट्रीय आय समंकों का सहारा लेती है। सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में विश्लेषण का उपयोग क्या करती है? सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण किया जाता है। उत्पादन कर कितना लगाना चाहिए, घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, काय पे बढ़ाना चाहिए, काय पे घटाना चाहिए, बिक्री कर काय पे बढ़ाना चाहिए, काय पे घटाना चाहिए, प्रशुल्क, आर्थिक सहायता इत्यादि से संबंधित नीतियों के निर्माण में सरकार राष्ट्रीय आय समंकों का सहारा लेती। इसके अतिरिक्त साख, मौद्रिक विनिमय, रोजगार इत्यादि नीतियों के निर्धारण में भी इस विश्लेषण का सहारा लिया जाता है। चौथा आते हैं आर्थिक नियोजन में उपयोगी। आर्थिक नियोजन में कैसे उपयोगी है? आर्थिक नियोजन क्रियान्वयन तथा सफलता के मूल्यांकन की दृष्टि से राष्ट्रीय आय का विश्लेषण आवश्यक है। उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करना तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय विश्लेषण की सहायता से विकास योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित करना सरल हो जाता है। चौथा है पांचवा आर्थिक शक्ति तथा आय के वितरण का अध्ययन। आर्थिक शक्ति और आय के वितरण का अध्ययन करता है। कैसे? राष्ट्रीय आय विश्लेषण की सहायता से यह भी मालूम किया जा सकता है कि देश में आर्थिक शक्ति तथा आय का वितरण किस प्रकार हो रहा है। राष्ट्रीय आय के वितरण से जब आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की जानकारी हो जाती है तो सरकार उनके लिए सामाजिक
कल्याणकारी योजनाओं की व्यवस्था कर सकती है। छठवां, पूंजी बचत तथा निवेश का अनुमान। राष्ट्रीय आय की सहायता से आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है कि देश में किस दिशा में प्रगति हो रही है। इसकी सहायता से पूंजी उत्पादन एवं बचत निवेश का अनुपात निकाला जा सकता है। आठवां आते हैं जीवन स्तर का अनुमान लगाने के लिए। इस विश्लेषण की सहायता से देश के निवासियों के रहन सहन का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि यदि राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय भी निश्चित रूप से बढ़ेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। भारत एवं अन्य विकासशील देशों में निम्न जीवन स्तर का मुख्य कारण यही है कि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। उपसंहार सारांश निकलता है महत्व का। संक्षेप में राष्ट्रीय आय की धारणा वर्तमान आर्थिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण विचार है, जो न केवल अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में विद्यमान संरचनात्मक दोषों का पता लगाकर उनको दूर करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के कारणों को समझाइए। भारत में राष्ट्रीय आय कम क्यों है? तो इसके निम्न कारण हैं। भारत में राष्ट्रीय आय कम होने के कारण, पहला, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण का उचित न होना। जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण उचित नहीं है। भारत में लगभग 58% जनसंख्या अपनी जीविका कृषि से उपार्जित करती है। हमारे देश में कृषि व्यवसाय आज भी अविकसित अवस्था में है तथा अन्य उद्योग व व्यापार आदि का समुचित विकास नहीं हो पाया है। अतः हमारे देश की राष्ट्रीय आय कम है। दूसरा, असंतुलित आर्थिक विकास। हमारे देश का आर्थिक विकास संतुलित रूप से नहीं हुआ। एक ओर तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों का विकास उचित प्रकार से हो गया है, इसके विपरीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्य आज भी अत्यधिक पिछड़ी अवस्था में है। अतः देश के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलित आर्थिक विकास होने के कारण देश की राष्ट्रीय आय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। तीसरा कारण है राष्ट्रीय आय कम होने का, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय का वितरण बहुत असमान है। हमारी सरकार की कर नीति देश में धन के इस असमान वितरण को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। चौथा, जनसंख्या में तीव्र गति में वृद्धि। हमारे देश में गत वर्षों से जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। जनसंख्या के आंकड़ों का अवलोकन करने से ज्ञात है कि हमारे देश में विगत वर्षों में जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि लगभग 2.5% की दर से हुई, जबकि प्रति व्यक्ति आय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। कुछ वर्षों से जो आय में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है वह केवल मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय में वृद्धि है, वास्तविक आय, रियल इनकम में नहीं। पांचवा है बचत तथा निवेश की न्यूनतम दर। हमारे देश में पहले तो व्यक्तियों की आय ही बहुत कम है, जिनकी परिणाम स्वरूप वे अधिक बचत नहीं कर पाते। आय बहुत कम होने के परिणाम स्वरूप वे अधिक बचत नहीं कर पाते और फिर वे जो कुछ बचत करते भी है उसे निवेश, परिणाम स्वरूप वे अधिक बचत नहीं कर पाते और फिर वे जो कुछ बचत करते भी है उसे निवेश नहीं करना चाहते। यही कारण है कि हमारे देश में स्वदेशी पूंजी के निवेश की दर बहुत कम है। छठवां पॉइंट है साहसी योग्यता का अभाव। भारत में साहसी योग्यता की बहुत कमी है। कोई सामान्य व्यक्ति जोखिम
लेकर नए उद्योग और व्यवसाय स्थापित नहीं करना चाहता है। फलस्वरूप उत्पादन वृद्धि नहीं होती तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि नहीं होती है। 8वां है निम्न उत्पादकता। भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है, फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय भी कम है। नंबर 8वां भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता। भारतीय स्वभावतः भाग्यवादिता और रूढ़िवादी है। इस कारण न तो वे अधिक परिश्रम करते हैं और न ही नवीनतम तकनीकों को अपनाते हैं, फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय कम है। नंबर 9 प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन न होना। भारत में प्राकृतिक साधनों का उचित संदोहन नहीं हो पा रहा है, इस कारण भी प्रति व्यक्ति आय कम है। भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के उपाय कौन कौन से हैं? तो भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि करने में आर्थिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनने हेतु राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाए जा सकते हैं। पहला, उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन। देश में कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए सघन खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा कृषि की नवीनतम विधियों को अपनाना चाहिए तथा सिंचाई, खाद एवं बीजों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक प्रगति के लिए आर्थिक सहायता तथा कच्चे माल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। हमारे देश में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार को परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में विस्तार करना चाहिए तथा अशिक्षित एवं निर्धन वर्ग के लोगों को बड़े परिवार के दोषों से अवगत कराना चाहिए। तीसरा, इसी प्रकार समझाते जाएंगे हम। बचत और निवेश की दर में वृद्धि। बचत ज़्यादा करना चाहिए, निवेश की दर भी बढ़ाना चाहिए। रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि। अधिक से अधिक सरकार को रोजगार के अवसर जुटाना चाहिए। देश का संतुलित विकास करके जो पिछड़े क्षेत्र है उन क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र में लाने के लिए हमें बांध है, नहरें हैं, उद्योग धंधे इत्यादि उन क्षेत्रों में डालना पड़ेंगे। राष्ट्रीय आय के वितरण की विषमता को दूर करना। जहाँ पर भी आय की विषमता है उस विषमता को समता में लाने के प्रयत्न करना। जन कल्याण से संबंधित कार्यों की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रसार करके और आधारभूत सेवाओं का विस्तार किया जावे। साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं व प्रेरणा देना। प्राकृतिक साधनों का उचित संदोहन होना। विदेशी व्यापार में वृद्धि करके। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे अगले PDF में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है।